गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर करेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके सभी कंसेप्ट आगे क्लासेस में बहुत यूज़ होने हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चैप्टर से 2-4 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो सभी बच्चे इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को ध्यान से समझेंगे। ठीक है बेटा। इसमें पहला कंसेप्ट है रेशियो। व्हाट इज़ रेशियो? कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। जब हम डिवीजन के माध्यम से कंपेयर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रेशियो। कंपैरिजन दो तरह से की जा सकती है, एक माइनस करके और एक डिवाइड करके। माइनस करके कैसे करेंगे? मान लीजिए 2 बॉयज़ हैं, एक के पास 10 रुपये है और दूसरे के पास 15 रुपये है। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है। हम ये कह सकते हैं कि पहला जो बॉय है उसके पास 500 रुपये कम है, या फिर ये कह सकते हैं दूसरा बॉय है उसके पास 5 रुपीज़ ज़्यादा है। तो ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है, कैसे पता लगाया हमने? माइनस करके। एक के पास 10 रुपये था और दूसरे के पास 15 रुपये था, तो हमने उसको माइनस कर दिया। 15 माइनस 10 कितना है? 5 रुपीज़। तो हमें ये पता चल रहा है माइनस करके कि एक के पास 500 रुपये कम है या दूसरे के पास 500 रुपये ज़्यादा है। ये हम कंपेयर कर रहे हैं, तुलना करना बोलते हैं, तो हिंदी में तुलना करना कहते हैं, या कंपैरिजन। ठीक है, किसके पास कम है किसके पास ज़्यादा है, इस चीज़ को हम कंपैरिजन बोलते हैं। तो यहाँ कंपैरिजन हो रही है और कैसे हम कर रहे हैं? माइनस करके। माइनस करके हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इसी तरह से डिवीजन करके भी कंपैरिजन की जा सकती हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल 1 में लिखा हुआ है कि एक क्लास है, उसमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ 30 हैं और नंबर ऑफ़ गर्ल्स 10 हैं। तो जब आप रेशियो फाइंड करोगे, रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, तो कितना आ जाएगा? 30/10। यहाँ पे बॉयज़ टू गर्ल्स है, ये बात ध्यान रखनी है कि जो पहले होगा उसको ऊपर रखेंगे और जो बाद में होगा उसको नीचे रखेंगे। तो बॉयज़ ऊपर है तो बॉयज़ की संख्या 30 है, इसलिए हमने 30 ऊपर रखा है। गर्ल्स बाद में है तो गर्ल्स की संख्या 10 है, इसलिए इसको हमने डिनोमिनेटर में रखा है। तो 30/10 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/1, और यू कैन राइट इट 3:1। तो 3:1 का मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रही है। हमें पता चल रहा है कि बॉयज़ की संख्या कितनी है। बॉयज़ की संख्या जो है गर्ल्स की संख्या के 3 टाइम्स है। दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन कैसे हम कर रहे हैं? बाय यूजिंग डिवीजन। तो जब हम डिवीजन को यूज़ करके कंपैरिजन करते हैं तो इस चीज़ को रेशियो कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आपको याद रखना है। ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय डबल डॉट। डबल डॉट से डिनोट करते हैं। इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है। दैट इज इफ ए एंड बी आर 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट। सेम यूनिट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है कि ए और बी 2 क्वांटिटीज हैं सेम यूनिट का। सेम यूनिट के होंगे तभी हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। देन रेशियो ऑफ ए टू बी इज रिटन एज ए रेशियो बी। इस तरह से ए रेशियो बी से हम इसको लिखते हैं, वेयर ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट एंड बी इज कॉल्ड सेकेंड टर्म और कंसिक्वेंट। ये एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट इसके स्पेशल नाम हैं, ये आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वो रेशियो दे देंगे और बोलेंगे, मान लीजिए ये रेशियो दे दिया 2:3, और बोलेंगे कि इसका एंटीसीडेंट बताओ। तो कई बच्चों को लगता है कि एंटीसीडेंट क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं आज तक। तो कई बार अलग नाम से भी पूछा जा सकता है, इसलिए सभी बच्चों को याद होना चाहिए। इसमें एंटीसीडेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। दिस इज ए एंटीसीडेंट। ठीक है, दिस इज एंटीसीडेंट। और ये क्या है? कंसिक्वेंट। ठीक है बेटा। जो पहला होगा ए रेशियो बी है, तो ए रेशियो बी में जो ए है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और इसका एक स्पेशल नाम भी है एंटीसीडेंट, और जो बी है उसको हम सेकेंड टर्म बोलेंगे और इसका एक स्पेशल नाम है कंसिक्वेंट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें रेशियो फाइंड करना है। 5 रुपीज़ 250 पैसे। जो पहले होता है उसको न्यूमरेटर में, जो बाद में होता है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। 5 रुपीज़ है तो इसको न्यूमरेटर में, 50 पैसे है तो इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे।
लेकिन मैंने क्या बताया अभी कि इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट, तो यहाँ पे यूनिट सेम है कि डिफरेंट है, ये बताओ। यहाँ पे यूनिट डिफरेंट है, एक का यूनिट रुपीज़ है और दूसरे का यूनिट पैसे हैं। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि या तो हम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दें या फिर रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर दें। समझ आ रहा है आप लोगों को? सबसे पहला काम होता है यूनिट को सेम करना। क्लियर है? वी नो डैट टू कंपेयर टू क्वांटिटीज द यूनिट मस्ट बी सेम, सो ₹5 इक्वल टू 5 इंटू 100 बिकॉज 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा, सो 5 रुपीज़ इक्वल टू 5 इंटू 100 इक्वल टू 500 पैसा। 5 रुपीज़ में 500 पैसे हो गए। अब रेशियो ऑफ ₹5 टू 50 पैसे इक्वल टू 500 अपॉन 50। ठीक है, 500 कहाँ से आए? 5 रुपीज़ हैं, हम 5 रुपीज़ को न्यूमरेटर में लिखेंगे, लेकिन यहाँ रुपीज़ ना लिख के हमें कैसे लिखना है? पैसे में। 5 रुपीज़ को हमें पैसे में लिखना है। 5 रुपीज़ की जगह 500 पैसे आ गए और 50 पैसे तो गिवन ही है क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल आ जाएगा, 50 अपॉन 50 रेशियो 5 आ गया। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये भी 5 की टेबल से कैंसिल हो रहा है। 5 10 जा 50, 5 1 जा 5, तो 10 रेशियो 1 आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? इस तरह से सेकेंड पार्ट है, इसमें रेशियो फाइंड करना है हमें 15 kg टू 210 ग्राम। तो एक का यूनिट किलोग्राम है और दूसरे का यूनिट ग्राम है, तो यहाँ पर भी यूनिट डिफरेंट है। और रेशियो हम कब निकाल सकते हैं? जब यूनिट सेम होगा, तभी आप यूनिट फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूनिट फाइंड नहीं कर सकते। तभी आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप रेशियो फाइंड नहीं कर सकते हैं। समझ आ रहा है? रेशियो फाइंड करने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे या फिर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। समझ आ रहा है? मैंने यहाँ किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, सो 15 किलोग्राम इज इक्वल टू 15 इंटू 1000, दिस इज इक्वल टू 15,000 ग्राम। नाउ रेशियो ऑफ 15 किलोग्राम टू 210 ग्राम इज इक्वल टू 15,000 अपॉन 210, 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 5 जा 15, 500 एंड 3 7 जा 21, तो 500 रेशियो 7 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, रेशियो जब भी आपको फाइंड करनी है, दोनों क्वांटिटी की यूनिट सेम होनी चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूनिट जब सेम हो जाएगा उसके बाद जो क्वांटिटी पहले है उसको न्यूमरेटर में रखना है, जो क्वांटिटी बाद में है उसको डिनोमिनेटर में रखना है, और फिर उसको रिड्यूस कर देना है। एक ही टेबल से काटते जाना है, काटते जाना है, जब कटना बंद हो जाएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रेशियो ए रेशियो बी इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ HCF ऑफ ए एंड बी इज 1। ए और बी का HCF अगर 1 आए तो हम ये कहते हैं कि रेशियो ए रेशियो बी जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और लोएस्ट फॉर्म भी बोलते हैं कई बार इसको। इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें। ए रेशियो बी को सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में हम कब कहेंगे? जब ए और बी का HCF 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल देखो 3/4 है, तो 3/4 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि अगर हम 3 और 4 का HCF निकालेंगे तो आंसर आएगा 1। आप चेक करके देखना, 3 और 4 का HCF निकाल के देखना 1 आ रहा है कि नहीं। 3 और 4 का HCF 1 आएगा, तो 3 और 4 का HCF 1 आ रहा है, इसलिए 3/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 3/4 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इस तरह से दूसरा जो है 124/155, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब आप इसका HCF फाइंड करोगे 124 और 155 का, तो इसका आंसर आएगा 31। और मैंने क्या बताया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में तब माना जाएगा जब उसका HCF क्या होगा? 1। ठीक है, यहाँ पे HCF कितना आ रहा है? 31। तो जो HCF आता है उसी की टेबल से ये दोनों कट जाते हैं। कई बार बच्चों को ये भी समस्या आती है कि उन्हें पता नहीं चलता रहता कि किस टेबल से कटेगा। अगर आपको पता चल रहा है कि किस टेबल से कट रहा है, तब तो आप काटते जाइए, ठीक है, रिड्यूस करते जाओ, और लास्ट में जो आंसर बचेगा वही रेशियो आएगा। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपको पता ना चल पा रहे हो कि किस टेबल से कटेगा, 124 और 155 है, तो ये 31 से पहले किसी भी टेबल से कटेगा नहीं।
और नॉर्मली बच्चे 31 तक चेक करते नहीं हैं। इसलिए कई बार ये क्वेश्चन आए हैं पेपर में और बच्चों ने ऐसे ही छोड़ दिया है कि यही इसका आंसर है, ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, जबकि ये रिड्यूस हो रहा है, ये 31 के टेबल से कटेगा। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन हो कि ये किसके टेबल से कटेगा, तो उस पॉइंट पे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF फाइंड करेंगे। अगर HCF 1 आ गया तब तो वो आगे रिड्यूस नहीं होगा, और HCF 1 के अलावा कोई और नंबर आता है तो जो HCF आएगा उसी के टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रिड्यूस होंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, इसको 1-2 बार देखोगे तो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सभी बच्चे इसको समझ लेना, आगे क्लासेस में काम आएगा आपको। 124/155 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ये क्यों नहीं है सिंपलेस्ट फॉर्म में? क्योंकि 124 और 155 का HCF 1 नहीं है, इनका HCF 31 आ रहा है। तो 124 और 155 दोनों 31 के टेबल से रिड्यूस हो जाएंगे। 31 4 जा 124 और 31 5 जा 155। सो इट्स आंसर इज 4/5 और 4:5। 4:5 is the simplest form of 124/155। 4/5 सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि 4 और 5 का HCF 1 होगा। यू कैन चेक इट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है इक्विवेलेंट रेशियो। 2 or more ratio are called equivalent if after solving them we get the same answer। दो रेशियो जिनकी वैल्यू सेम है उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ये वाला जो रेशियो है, ये दिख रहा है यहाँ पे 50:5 और 10:1, इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो ये इक्विवेलेंट रेशियो है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा रेशियोज का आंसर सेम आ रहा होगा, जैसे 2:4 है, 2:4 है और 3:6 है, इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा 1:2। ठीक है, 1:2, यहाँ भी आंसर आ जाएगा, यहाँ भी 1:2। इन दोनों का सेम आंसर आ रहा है, इसलिए दोनों कैसे हैं? इक्विवेलेंट रेशियो। समझ आ रहा है आपको? 2 or more ratio are called equivalent if after solving them we get the same answer। उनको सॉल्व करने के बाद सेम आंसर अगर आ रहा है तो उन रेशियोज को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेशियो। क्लियर है? चलिए, इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रोपोर्शन। 2 रेशियो विच आर इक्विवेलेंट और इक्वल आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। अगर 2 रेशियो इक्वल हैं या इक्विवेलेंट हों और इक्वल हों, एक ही बात है। 2 रेशियो विच आर इक्वल आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। अगर 2 रेशियो की वैल्यू सेम है तो हम ये बोलते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है, और इसको 4 डॉट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, रेशियो को 2 डॉट से डिनोट करते हैं और प्रोपोर्शन को 4 डॉट से डिनोट करते हैं। समझ आ रहा है? जब भी 2 रेशियो इक्वल होंगी तो हम ये कहेंगे कि वो दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में हैं, या फिर क्वेश्चन में अगर गिवन है कि ये रेशियो प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब ये है इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों रेशियो इक्वल हैं। समझ आ रहा है? अगर 2 रेशियो इक्वल हैं तो वो प्रोपोर्शन में होंगी, और अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है तो दोनों रेशियो की वैल्यू इक्वल होगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है आपको 16:24, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 16/24। सॉल्व करो, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 2:3 आ गया। दूसरा है 20:30, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें 2:3 आ जाएगा। तो दोनों का सेम आंसर आ रहा है। 16:24, इसका भी 2:3 आ रहा है, और 20:30, इसका आंसर भी 2:3 आ रहा है। देयरफॉर बोथ रेशियो आर इन प्रोपोर्शन एंड वी कैन राइट इट एज 16:24, फिर 4 डॉट मतलब प्रोपोर्शन, 16:24 प्रोपोर्शन 20:30। समझ आ रहा है? कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है जैसे कि 16:24 है और प्रोपोर्शन 20:x है, हमें ये फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? सिंपल कर देंगे, प्रोपोर्शन का साइन हटा के इक्वल टू कर दो यहाँ पे, 16/24 =
20/x, ठीक है। एंड नाउ सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। समझ आ गया बेटा? इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 8.1 कर सकते हैं। आप ये सारे कंसेप्ट पहले फिर कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, ठीक है। किसी बच्चे को कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट करेगा, आप कमेंट में लिख देना, मैं उसका फिर सोल्यूशन सेंड करूँगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।